हमारी दुनिया से दूर पैलेट टाउन नाम के मोहल्ले में ऐश केचम अपने पहले पॉकीमॉन के लिए देर कर चुका था। हैरान सा ऐश अपनी नींद से उठा और वह तेजी से प्रोफेसर ऑक के लेबोरेटरी की तरफ भागा। उसने सोचा कि उसे जल्दी पहुंचना होगा, वरना वो लालची प्रोफेसर सारे अनोखे पॉकीमॉन बेच देगा। प्रोफेसर ऑक के लेबोरेटरी के अंदर प्रोफेसर खुश था क्योंकि उसे अनोखे पॉकीमॉन बेचकर काफी लाभ हुआ था। ऐश ने कहा, प्लीज मुझे भी एक पॉकीमॉन दे दो। प्रोफेसर ने कहा, मैं तुम्हें एक मुफ्त का पॉकीमॉन तो दे सकता हूं, पर वह अनोखा नहीं है और बहुत ही ज्यादा घमंडी है। तुम्हें वह फिर भी चाहिए? ऐश ने कहा, हाँ, आप सच में मुझे ये मुफ्त में दे रहे हैं ना? प्रोफेसर ने हामी भरी। ऐश ने प्रोफेसर का शुक्रिया अदा किया। पॉकेबॉल के अंदर से एक बदसूरत सा पिकाचू निकला जिसकी दाढ़ी मूछें थीं। उसे देखते ही ऐश ने सोचा कि ये तो आरडीजे जैसा दिखता है, पर तभी पिकाचू ने हमला कर दिया। ठीक उसी समय मल्टीवर्स में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को लगा कि उसे किसी ने बुलाया, पर क्रू मेंबर्स ने उसकी बात हवा में उड़ा दी। कहानी में वापस आते हुए हम देखते हैं कि पिकाचू के हमले से ऐश और प्रोफेसर को जोर का झटका लगा, जिसके वजह से वह बेहोश हो गए। मौका पाते ही पिकाचू ने अपना पॉकेबॉल उठाया और लेबोरेटरी से चंपत होते हुए जंगल की ओर भाग गया। कुछ घंटों बाद जब ऐश को होश आया, ऐश ने कहा, मैं उस पिकाचू को ढूंढ के रहूंगा। प्रोफेसर ने जहां से उस पिकाचू को पकड़ा था उसकी लोकेशन को ऐश के पॉकेडेक्स पर भेज दिया। ऐश ने जैसे ही अपना सफर शुरू करना चाहा, उसे एक बूढ़े आदमी ने रोक दिया। उसने कहा, तुम जंगल में अकेले नहीं जा सकते बच्चे। तुम्हें या तो किसी पॉकीमॉन या फिर किसी बड़े के साथ ही जाना पड़ेगा। ऐश के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे अपनी माँ डेलिया केचम के साथ ही जंगल में जाना पड़ा। डेलिया, तुम्हारे पास सही लोकेशन तो है ना? ऐश, हाँ माँ। दोनों ने जल्द ही वह जगह खोज निकाली और उन्होंने देखा कि वहां एक खंडहर सी पड़ी हुई हवेली थी। ऐश और डेलिया ने उस हवेली में प्रवेश किया और जल्द ही पिकाचू को उस हवेली के तहखाने में पाया। वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वह तहखाना एक लेबोरेटरी था जहां पिकाचू कुछ प्लान कर रहा था। ऐश ने उस दृश्य को देखते ही सोचा, मुझे पता था कि इस पिकाचू के साथ कुछ तो गड़बड़ है। कि तब तक पिकाचू के बनाए डरावने तस्वीरों को देखकर डेलिया डर से चिल्ला उठी। डेलिया ने हैरत में कहा, हे भगवान, ये क्या किसी को मारने की सोच रहा है? ऐश ने परिस्थिति को संभालते हुए कहा, शांत रहो माँ। पर फिर माँ बेटे में बहस शुरू हो गई और पिकाचू ने उनकी आवाजें सुन ली। पिकाचू ने पलटते हुए हमला किया। डेलिया ने अचानक से सामने आकर ऐश को उस हमले से बचाया। पिकाचू यह देखकर हैरान था कि उसके हमले का डेलिया पर कोई असर नहीं हुआ। उसने डेलिया के पैरों पर गौर फरमाया और देखा कि उसने तो रबर के जूते पहन रखे हैं। रबर एक इंसुलेटर है, बिजली के झटकों का रबर पर कोई असर नहीं होता है, इसलिए ही डेलिया ने पिकाचू का वार सहन कर लिया। डेलिया ने कहा, हम लोग यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, हमें तो बस तुम्हारी मदद करनी है। लड़ना छोड़ो और हमें अपनी तकलीफ समझने का मौका दो। इसके जवाब में पिकाचू ने सोचा, पिकाचू। अनुवाद, क्या मुझे इन पे भरोसा करना चाहिए? मुझे वैसे भी एक सहायक की जरूरत थी और एक से भले दो होते हैं। पिकाचू को चिंतित देखकर ऐश ने कहा, साथ मिलकर काम करते हैं पिकाचू। तुम मेरे पहले पॉकीमॉन हो। अगर मैं तुम्हारा ट्रेनर नहीं बन सकता तो तुम मुझे अपना दोस्त बनने दो। पिकाचू ने आड़े टेढ़े चेहरे बनाकर ऐश और डेलिया से कुछ कहने लगा। वो कहना चाह रहा था कि अगर उन्हें साथ में काम करना है तो पहले उन दोनों को पिकाचू के बारे में जान लेना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। एक बार की बात है, करोड़पति पिकाचुओं का समूह एक जंगल में रहता था। मुझे पता है कि आप सोच रहे हैं कि आखिर यह समूह इतना धनवान कैसे हो गया। दरअसल में इसके पीछे निंतेंदो का हाथ है। सालों से निंतेंदो इन पिकाचुओं की चापलूसी करता आ रहा है। ये पिकाचू भी चालाक थे और इन्होंने इसकी बड़ी ही मोटी रकम वसूली थी। दूसरी तरफ एक कॉल आता है। फोन की दूसरी तरफ से कोई कहता है कि पिकाचुओं के झुंड का पता लग चुका है और यही सही मौका है हमला करने का। इधर पिकाचुओं की पार्टी गजब चल रही थी और अपने हीरो ने सोचा कि हवेली के तहखाने से कुछ और स्पीकर्स लेकर पार्टी में 4 चांद लगा दिया जाए। गौर फरमाए कि यह पिकाचू की ही कहानी है, इसलिए अभी से उसकी भाषा को स्वयं अनुवादित कर दिया जाएगा। जैसे ही अपना नायक तहखाने की तरफ बढ़ा, बाहर के पिकाचुओं ने आकाश से गिरते कई जालों को देखा। 2 बदमाशों ने मिलकर सारे पिकाचुओं को पकड़ लिया था। उनमें से एक ने पिकाचुओं से कहा, इतनी मेहनत ना करो, ये झटके विरोधी जाल तुम्हारे झटकों को बेअसर कर देंगे। हाँ हाँ हाँ। कैद पिकाचुओं ने मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी और वह दोनों बदमाश वहां से भागने लगे कि तभी अपना पिकाचू तहखाने से बाहर आया और यह सब देखकर हैरान रह गया। दोनों बदमाश और तेजी से भागने लगे, जिनमें से एक ने कहा, जल्दी से हेलीकॉप्टर तक पहुंचो, बचे हुए पिकाचू को हम फिर कभी आकर पकड़ लेंगे।
दूर भागते बदमाशों के जाल में पिकाचू ने देखा कि उसके पिता हवार्ड-चू और माँ ग्लोरिया चू भी थे। यह देखकर अपना पिकाचू, जिसका नाम टोनी-चू था, भड़क उठा। टोनी-चू ने काफी सारे हमले किए, पर दूरी काफी होने की वजह से सारे के सारे वार चूक गए और दुश्मन अपने हेलीकॉप्टर पर चंपत हो गए। पहले बदमाश ने दूसरे बदमाश से कहा। उस पिकाचू का निशाना वाहियात था। दूसरे बदमाश ने कहा, आज हमारी किस्मत अच्छी थी, पर अगले वार के समय हमें और भी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। हमारा पिकाचू अकेला रह गया था और उदासी की गहराइयों में डूब चुका था। जल्द ही वो बदमाश एक रोबोट के साथ वापस आए और हमारे पिकाचू को भी पकड़ कर ले गए। पिकाचू ने जबरन पोकेबॉल में जाते जाते उस समूह के सरदार की झलक हासिल कर ली थी। हमारे हीरो ने पहले हमले के बाद से ही दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसके पिता एक जीनियस थे और उन्होंने हवेली की सुरक्षा बढ़ाने के लिए काफी ब्लूप्रिंट्स तैयार कर रखे थे। पर यह अपना पिकाचू था जिसने कभी इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया था और सिर्फ अय्याशी में चूर था। पर अब पिकाचू ने प्लान कर लिया था कि कैसे सारे सुरक्षा उपकरणों को आक्रामक कवच में तब्दील किया जाए। वह जानता था कि उन बदमाशों को किसी ने भेजा था और वह उस तक पहुंचना चाहता था अपने परिवार और साथियों को आजाद करने के लिए। उसने एक प्रोटोटाइप कवच बना रखा था, पर जानबूझकर खुद को पकड़वाया ताकि उन गुंडों के सरदार तक पहुंच सके। अब वह आजाद होकर वापस आ चुका है। पिकाचू अपने प्रोटोटाइप को पूरा करेगा और उसे बेहतर बनाएगा अंतिम लड़ाई के लिए। पिकाचू ने अपने नए दोस्तों के साथ दिन रात मेहनत की और आखिरकार वह प्रोटोटाइप कवच पूरी तरह से तैयार हो गया। पिकाचू ने गौर फरमाया कि इस कवच में स्वचालन, उड़ान भरने की क्षमता और लचक की कमी थी। यह सूट अब भी रक्षात्मक था और निशाना लगाने में बिल्कुल भी सहयोग नहीं दे पा रहा था। पर पिकाचू जानता था कि अब उसे क्या करना है। पिकाचू ऐश के साथ जंगल गया रोटोम नाम के पोकेमॉन से मिलने। पिकाचू ने रोटोम से कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे माता पिता ने इस जंगल के लिए बहुत कुछ किया था। रोटोम ने कहा कि उसे मदद करके खुशी होगी। ऐश ने पॉकेडेक्स का इस्तेमाल किया और रोटोम की जानकारी हासिल की। पॉकेडेक्स से आवाज निकली, रोटोम एक इलेक्ट्रिक घोस्ट पॉकीमॉन। इसकी बिजली सी काया किसी भी यंत्र में प्रवेश कर उसे काबू कर सकती है। रोटोम और पिकाचू ने कवच में कुछ बदलाव किए और फलस्वरूप एक नया कवच तैयार था धूम धड़ाके के लिए। क्या पिकाचू अपने उद्देश्य में सफल होगा? किसने अपहरण किया था बाकी पिकाचुओं का? क्या वह अब भी जिंदा थे? जानिए आयरनमॉन के द्वितीय और अंतिम एपिसोड में। अगर कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप तक और भी ऐसी कहानियां ला सकूं। धन्यवाद।